हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान देखेंगे। रसायन विज्ञान भाग 2 जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स। तो बच्चों, ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है, जैव अणु, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी और इसमें हम लोग बहुत सी चीज़ों को जानेंगे जो केमिस्ट्री में किस तरीके से बायो से रिलेट होता है। और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा भी है और बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आता है। तो बच्चों, जैसे कि नाम है इसका जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स, जैसे देखिए स्पष्ट हो रहा है बायो, यानी इसमें बायो का शब्द आ चुका है। तो बच्चों, ये जैव अणु क्या होता है? तो बच्चों, जीवित प्राणियों के शरीर में जो है निर्जीव ऐसे कार्बनिक जटिल पदार्थ होते हैं, तो वो जो है हमारे शरीर के लिए पोषण वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऐसे पदार्थों को ही बच्चों हम लोग जो है जैव अणु कहते हैं। इनमें जैसे कि आते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक अम्ल, तो बच्चों, ये जो होते हैं ये आपके जैव अणु होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? ये आपके जैव अणु होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं। बच्चों, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और हमारे शरीर को वृद्धि करने के लिए, पोषण करने के लिए, उनके लिए वो सभी प्रकार के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो उनमें इस तरीके के आते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक अम्ल। तो ये सभी को हम लोग जैव अणु कहते हैं बच्चों। अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट इस तरीके का होता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर के जीवन के लिए निर्वाह का काम करता है, एक ऊर्जा। वहीं पर अगर हम प्रोटीन्स की बात कर ले तो प्रोटीन्स हमारे शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है और उनको वृद्धि करने के लिए सहायक होता है ये। और उसी प्रकार लिपिड की बात करें तो ये ऊर्जा का एक स्रोत होता है, ये एक ऊर्जा का स्रोत होता है। वहीं पर न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ये एक आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो आगे हमारी जो है लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए बच्चों तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपका, जो ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये एक जीवन का आधार माना जाता है। अगर हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट हमारे जीवन से यानी हमारे शरीरों से कैसे जुड़ा है, तो हम लोग कहेंगे कि जो जीवित प्राणी है, तो जीवित प्राणी यानी हम लोग कहेंगे अंग इसमें जो होगा और अंग से मिला बना होगा ये उत्तक, यानी उत्तक से मिलकर अंग बने होंगे। और उत्तक जो किन से बनी होंगी? कोशिकाएं। और कोशिकाओं में ही हमारे क्या हो रहे हैं बच्चों? जैव अणु हो रहे हैं, यानी इसमें कोशिकाओं में होते हैं। तो ये एक ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं, काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं। ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा, पोषण, वृद्धि प्रदान करते हैं। तो इन सभी को हम लोग कहते हैं जैव अणु कहते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसका एक सीरीज, एक जो है इसका एक क्रम है इस तरीके से कि जीवित प्राणी में जो अंग है वो अंग जो है उत्तक, और उत्तक कोशिकाएं, यानी कोशिकाओं से मिलकर आपकी उत्तक बनती है और उत्तक से अंग बनते हैं और इन कोशिकाओं में हमारे ये सब जैव अणु पाए जाते हैं। तो बच्चों, इसकी परिभाषा अगर हमको देनी है तो इसको हमको लोग किस तरीके से देंगे कि देखिए इसकी परिभाषा हम लोग दे दें। इसकी परिभाषा किस तरीके से दी जाएगी? जैव अणु वे
कार्बनिक पदार्थ हैं, वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो जीवन का आधार है तथा शरीर के पोषण व वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं, ये जिम्मेदार है। तो हम लोग इनको जो है कामा जैव अणु कहलाते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। तो बच्चों हम लोग इनको जैव अणु कहते हैं। जैव अणु में विभिन्न प्रकार के यही सब आते हैं, यानी आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक, छोटी मात्रा न्यूक्लिक अम्ल कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं, जैव अणु कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो हमने लिख ही दिया, जैव अणु कहलाते हैं। तो बच्चों ये इसकी एक सरल परिभाषा हो गई। परिभाषा बहुत ज़्यादा टिपिकल हम लोग को नहीं लिखनी है, बहुत आसान भाषा कि वे जैव अणु वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो जीवन का आधार हैं तथा शरीर के पोषण एवं वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल से आप लिख सकते हैं कि वृद्धि करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन्स हमारी टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, लिपिड एक ऊर्जा का स्रोत है, न्यूक्लिक अम्ल एक वांशिक लक्षण है जो है, और हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ग्लूकोज जो हम लोग पीते हैं तो हमको ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो इन सबको हम लोग कहते हैं। तो बच्चों हम लोग इसमें सबसे पहले कड़ी इस कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे, बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बच्चों देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसको ये कहा गया शुरुआत में कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स कहे जाते हैं। इसका मतलब कि कार्बन और हाइड्रेट्स यानी जल, यानी ये इस तरीके से दो संबंधे एक के अनुपात में कुछ रहते हैं इस तरीके से। और इनका एक सूत्र बनाया गया बच्चों, इसका सूत्र जो है CX और H2O का होल Y, जो Y और यहाँ X, यहाँ हम कह सकते हैं कि X और Y जहाँ गुणांक हैं, यानी ये एक तरीके से जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स का एक सामान्य सूत्र है। हम कहें ये कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र है। तो ये देखा गया बच्चों कि ये सामान्य सूत्र पर जो है प्रॉब्लम तब आई कि कुछ ऐसे यौगिक हैं जो वास्तविक गुणधर्म से कार्बोहाइड्रेट नहीं है परंतु इस सूत्र के अनुरूप हैं, और कुछ ऐसा देखा गया जो इस सूत्र के अनुरूप तो नहीं है, यानी सूत्र पर नहीं बैठते परंतु वे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसीलिए जो कार्बन के हाइड्रेट्स ये माने जाते हैं, इस तरीके से इस परिभाषा को गलत साबित कर दिया गया। तो आप देखें जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो ग्लूकोज
ग्लूकोज बच्चों सो होता है C6H12O6। अगर देखा जाए तो इसको हम लोग C6 और H2O का होल 6 लिख सकते हैं। यानी इस तरीके से एक तरीके से फार्मूले पर ही बैठ गया। अगर यहाँ पे देखा जाए गुणा कीजिए 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा और O6 हो जाएगा और C6 है। तो ये आपका इस सूत्र के अनुरूप हो गया। तो ये कार्बोहाइड्रेट है आपका। परंतु अगर हम बात कर लें बच्चों इसी तरीके से कि रैमनोज, ये आपका ग्लूकोज हो गया रैमनोज। तो रैमनोज जो होता है वो C6H12O5 होता है। तो आप देखते हैं कि इसको सूत्र पर हम लोग नहीं बैठा सकते। तो ये सूत्र के अनुरूप नहीं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह सूत्र के अनुरूप नहीं है। ये सूत्र के अनुरूप नहीं है, परंतु ये वास्तव में कार्बोहाइड्रेट है। यह वास्तव में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स है। यानी इसके गुण जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के हैं, अगर इसी तरीके से बच्चों हम लोग कुछ ऐसे बात कर लें कि जो सूत्र पर फिट होते हैं, जो सूत्र के अनुरूप हैं, परंतु वो वास्तव में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ऐसे देखिए कौन से आएंगे। तो यहाँ हम लोग इसको देख सकते हैं। मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, परिभाषा आप नोट कर लिए होंगे। तो इसी तरीके से बच्चों अगर हम देखें यहाँ पर कि जैसे आपका एसिटिक एसिड है CH3COOH और एक हम ले लें HCHO। तो बच्चों यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा CH2, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 और ये, तो ये इस तरीके से इसके फार्मूले में फिट बैठता है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे बच्चों देखा जाए तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा H4O2। इस तरीके से माने इसको अगर लिखा जाए तो C2 और H2O का यहाँ पे 2 कर दें तो 2 दूना 4 और 2 हो जाएगा। तो ये भी है, परंतु ये दोनों ही जो है ये है आपका एसिटिक एसिड, ये है आपका एसिटिक एसिड और ये जो है आपका ये है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये दोनों ही जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यानी ये दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं है, दोनों कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। इस तरीके से ये दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो बच्चों ये इस तरीके से आपने देखा कि सूत्र पर कुछ फिट है, तो कुछ तो कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे ग्लूकोज आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये सूत्र पर फिट नहीं है फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। ये सूत्र पर फिट है, सूत्र के अनुरूप है, परंतु ये वास्तव में इनके गुणधर्म कार्बोहाइड्रेट जैसे नहीं होते, तो ये कार्बोहाइड्रेट में नहीं है। तो इस परिभाषा को गलत कर दिया गया कि कार्बन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, इसकी परिभाषा को बनाया गया। तो आधुनिक परिभाषा किस तरीके से होगी हम लोग वो देख लेते हैं बच्चों। तो मैं इसको नीचे से मिटा देता हूँ, इसकी आधुनिक परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं तथा वे पदार्थ
जिनका जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है। तो इसकी परिभाषा को इस तरीके से आधुनिक बनाया गया। कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं या तथा वे पदार्थ जो भी लार्ज मॉलिक्यूल हैं जिनका जल अपघटन कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस करने पर हमको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है, तो उनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जो है कि बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार का होता है, मतलब 2 प्रकार से इसको बांटा गया है, शर्करा और आपका पॉलीहाइड्रोक्सी। तो इसके बारे में नेक्स्ट अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण और इसके गुणधर्म और इस पर विभिन्न बातें। तो बच्चे आज की वीडियो में इतना ही। आपने आज इसमें थोड़ा सा परिचय देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड और भी टर्म्स को। तो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। आपके कमेंट्स जिस तरीके से मिले हमें बहुत अच्छा लगा, और जो भी प्रॉब्लम है उसको आप बताएं, उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। तो ठीक बच्चों, इसमें आपका जो नोट्स है वो PDF फाइल में आपको मिल जाएगा, और फिजिक्स वाला भी नोट्स आपको PDF फाइल में मिल जाएगा। तो फिर अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।